नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। दोस्तों, आज की यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है। एक ऐसी दर्दनाक घटना जो महाकुंभ की भीड़ में घटी, लेकिन उसमें डूबी हुई थी एक औरत की आह, एक पति की धोखेबाजी और एक प्रेमिका की मांग। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक रिश्ते की कुर्बानी थी उस प्यार के नाम पर, जो शायद प्यार था ही नहीं। तो चलिए जानते हैं मीनाक्षी और अशोक की ये कहानी जो दिल्ली से शुरू हुई, हरिद्वार होते हुए प्रयागराज संगम पर आकर खून में खत्म हो गई। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में रहने वाली मीनाक्षी अपने घरेलू झमेलों और परेशानियों से तंग आ चुकी थी। वह जब रसोई में खाना बना रही थी तो बार बार उसके हाथ से बर्तन गिर जा रहे थे। अंदर ही अंदर वह गुस्से और खींच से भरी हुई थी। बुदबुदाते हुए वह बोल रही थी, मैं तो बस इस रसोई में घुलती जा रही हूं, एक दिन यहीं दम तोड़ दूंगी। सब कुंभ जा रहे हैं और मैं यहीं पड़ी हूं जब से वह चुड़ैल वैशाली आई है। मेरी जिंदगी और भी जहन्नुम बन गई है। आज अगर वह सामने आई तो साफ साफ कह दूंगी, या तो वैशाली जाएगी या फिर मैं। जैसे ही उसे घर में पति अशोक के आने की आहट सुनाई दी, वह और तेज आवाज में बोलने लगी। उसकी आवाज में चिढ़ और गुस्सा साफ झलक रहा था। वह बार बार वैशाली का नाम लेकर ताना मार रही थी। आखिरकार मीनाक्षी के पति अशोक से सहन नहीं हुआ। उसने मीनाक्षी से कहा, तुम हर बार मुझ पर शक क्यों करती हो? मैं उस वैशाली को जानता तक नहीं हूं। तो फिर मेरी कसम खाओ, बच्चों के सिर पर हाथ रखो और कहो कि तुम्हारा वैशाली से कोई रिश्ता नहीं है। मीनाक्षी बोली, हाँ हाँ, सौगंध भी खाऊंगा, लेकिन यहां नहीं, गंगा किनारे तुम्हारे साथ खड़े होकर। अशोक ने जवाब दिया, तो फिर गंगा स्नान पर लेकर जाओगे ना? मीनाक्षी ने तंज कसते हुए कहा, बिल्कुल, इस शनिवार को चलते हैं, तैयारी कर लो। अशोक ने बिना हिचक जवाब दिया, कहां ले जाओगे, हरिद्वार या फिर प्रयागराज? संगम, मीनाक्षी ने पूछा। जहां तुम चाहो, लेकिन हाँ, फिर कभी मुझ पर शक मत करना। अशोक बोला, ठीक है, देखा जाएगा। कहती हुई मीनाक्षी ने एक लंबी सांस ली और दोबारा रसोई के अधूरे कामों में लग गई। पति के गंगा स्नान पर चलने की बात सुनकर उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। उसकी मन की कड़वाहट जैसे पिघलने लगी। आखिर उसकी बरसों की एक छोटी सी इच्छा पूरी होने वाली थी। वहीं अशोक को भी थोड़ी राहत मिली। उसने केवल एक वादा करके मीनाक्षी की नाराजगी को कुछ देर के लिए मिटा दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर जो हल्की मुस्कान थी वह मासूम नहीं थी। उसमें एक चालाकी छुपी थी। दरअसल अशोक भीतर से काफी झुंझुलाया हुआ था। मीनाक्षी के रोज रोज के तानों से वह बुरी तरह तंग आ चुका था। दरअसल वह वैशाली नाम की एक औरत के प्यार में पूरी तरह डूबा हुआ था। मीनाक्षी को भी इस रिश्ते का आभास हो गया था। वैशाली भी मीनाक्षी के तीखे स्वभाव और धमकियों से वाकिफ थी और अशोक से बार बार कहती थी कि कोई हल निकालो। अशोक ने उसे भरोसा दिया था कि वह रास्ता जरूर निकालेगा। सच कहें तो अशोक ने अब एक खतरनाक योजना बना ली थी। उसी योजना को पूरा करने के लिए वह मीनाक्षी को गंगा स्नान के बहाने बाहर ले जाना चाहता था। जब जनवरी में महीना पहुंचा तो महाकुंभ की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। हर तरफ लोग प्रयागराज जाने की तैयारियों में लग गए थे। खासकर महिलाओं में वहां स्नान करने की बहुत इच्छा थी। मीनाक्षी भी महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए उतावली हो रही थी। उसकी इस इच्छा को देखकर उसका पति अशोक के दिमाग में 2 महीने पहले बनी योजना को फिर से पूरा करने की इच्छा जाग गई। इस बार उसने मीनाक्षी को कुंभ में जाने के लिए राजी कर लिया। दोनों ने जल्दी से सामान बांधा और 17 फरवरी 2024 को प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। तड़के सुबह ही मीनाक्षी को लेकर हरिद्वार पहुंच गया। 18 फरवरी को दोनों प्रयागराज पहुंच गए। उन्होंने संगम में स्नान किया, फोटो खींची और हंसती हुई कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी डाल दी। इसके बाद थकान महसूस कर दोनों शहर की तरफ किसी होटल में रुकने की तलाश में निकल पड़े। वहां हर की पौड़ी के पास एक होटल मिला। उसने रिसेप्शन पर बैठे ऊँगते कर्मचारी को टेबल पर थपकी देकर जगाया। हाँ, क्या चाहिए? उस आदमी ने नींद भरी आवाज में पूछा। कमरा चाहिए, अशोक ने कहा। सिंगल या डबल, कोई भी चलेगा। अशोक बोला, साथ में कोई है क्या? बीवी है, नीचे खड़ी है, तो किसी एक का आधार कार्ड 2 घर पर ही भूल आया हूं। अशोक ने थोड़ा संकोच से कहा, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा कुछ है जिसमें पता लिखा हो? असल में घर से जल्दी निकलना पड़ा और मेरा छोटा पर्स जिसमें सब कार्ड थे घर पर ही रह गया। अशोक ने थके हुए लहजे में कहा, तो फिर कमरा नहीं मिल सकता? रिसेप्शन वाले ने 2 टूक कहा, कोई उपाय बताओ, इतनी सुबह कहाँ जाऊं मुझे, और मेरी बीवी को फ्रेश भी होना है। अशोक ने गुजारिश की, मैनेजर से एक बार पूछ लीजिए। अशोक ने विनती की, माफ कीजिए, बिना किसी पहचान पत्र के हम कमरा नहीं दे सकते, पुलिस का कड़ा आदेश है। रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति ने साफ इनकार कर दिया। अशोक ने गहरी सांस ली
और होटल की संकरी सीढ़ियां उतरकर बाहर सड़क पर खड़ी मीनाक्षी के पास पहुंचा और बोला, यहाँ का कमरा ठीक नहीं है, किसी और होटल चलते हैं। अरे बाहर से तो ये होटल बहुत बढ़िया लग रहा था, मीनाक्षी ने आश्चर्य से कहा। हाँ, यहाँ तो यही होता है, ऊपर से सब ठीक लगता है लेकिन अंदर की हालत खराब होती है। अशोक ने बात को घुमाकर असली वजह यानी आईडी ना होने की बात को छिपा लिया। फिर दोनों पास के दूसरे होटल में गए, लेकिन वहां भी वही दिक्कत सामने आई, बिना पहचान पत्र के कमरा नहीं मिल सकता। अशोक ने कई छोटे छोटे होटलों में जाकर कोशिश की, पर हर जगह वही समस्या रही। असल में अशोक की योजना कुछ और ही थी जो उसने दिल्ली में ही सोच रखी थी। वह किसी होटल में बिना आईडी के रुकना चाहता था ताकि उसका मकसद पूरा हो सके। यह मंशा सिर्फ उसे ही पता थी, मीनाक्षी को इसका अंदाजा तक नहीं था। हालांकि उसने मीनाक्षी की हर इच्छा पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गंगा स्नान, पूजा पाठ, मंदिर दर्शन सब कुछ करवा दिया। मीनाक्षी को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसका पति बहुत धार्मिक और उसकी भावनाओं का ख्याल रखने वाला है। हरिद्वार में मीनाक्षी बहुत प्रसन्न थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे सब कुछ उसकी सोच के अनुसार हो रहा हो, लेकिन सच्चाई यह थी कि सब कुछ अशोक के पहले से बनाए गए प्लान के हिसाब से चल रहा था। बस होटल में रुकने की दिक्कत एक छोटी रुकावट बनी हुई थी। अब मीनाक्षी को यकीन हो गया था कि अशोक का किसी वैशाली नाम की लड़की से कोई नाता नहीं है। अशोक ने हर जगह बिना आईडी के कमरा लेने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे मना कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में जब जब अशोक होटल में बात करने जाता, वह मीनाक्षी को साथ नहीं ले जाता था। कई बार तो वह उसे होटल के बाहर ही खड़ा छोड़ देता था। मीनाक्षी को यह बात थोड़ी अजीब जरूर लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कमरा तलाशते हुए अशोक की मुलाकात एक स्थानीय आदमी सुरेंद्र बिंद से हुई, जो वहां अस्थायी लॉज आदि दिलवाने का काम करता था। कुंभ मेले के दौरान कई स्थानीय लोगों ने अपने घरों को अस्थायी लॉज में बदल दिया था, जहां कुछ घंटों के लिए बिना आईडी के भी लोग रुक सकते थे। अशोक की उम्र और उसके साथ पत्नी को देखकर सुरेंद्र ने नई झूंसी के आजाद नगर इलाके में महाकुंभ मेले के पास अपनी मौसी के बेटे संजय का कमरा दिला दिया। एक रात रुकने का किराया 500 रुपये तय हुआ। बदले में सुरेंद्र ने अपना कमीशन भी ले लिया। अशोक ने संजय को अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया, बल्कि कहा कि फोन मेला घूमते समय कहीं खो गया। अशोक और मीनाक्षी को कुछ राहत महसूस हुई। दोनों ने चैन की सांस ली और आराम किया। मीनाक्षी थक कर जल्दी सो गई, जबकि अशोक ने छिपा कर रखे अपने असली मोबाइल पर चुपचाप वेब सीरीज देखनी शुरू कर दी। अगली सुबह यानी 19 फरवरी 2025 को झूंसी थाने के एसओ उपेंद्र सिंह के मोबाइल पर अचानक कॉल आया। उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से घबराई हुई किसी व्यक्ति की आवाज आई। यहाँ एक महिला की लाश पड़ी है, आप जल्दी आ जाइए। कॉल करने वाले ने उन्हें जगह का पता भी बता दिया। सूचना मिलते ही एसओ उपेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ आजाद नगर की केवट बस्ती में पहुंच गए। वहां एक मकान की पहली मंजिल पर अस्थायी रूप से बनाए गए लॉज के कमरे के पास बने बाथरूम में एक महिला की खून से सनी लाश मिली। जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि एक पति पत्नी बीती रात यहां आकर रुके थे। लॉज चलाने वाले व्यक्ति ने उनसे कोई पहचान पत्र नहीं लिया था। लॉज के रजिस्टर में दिल्ली के त्रिलोकपुरी का अधूरा सा पता दर्ज था। लॉज का मैनेजर संजय ही था जिसने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। उसने बताया कि दोनों पति पत्नी की तरह वहां ठहरे थे। उनके बीच कोई बहस या झगड़ा नहीं हुआ था। दोनों रात 1 बजे तक जागते देखे गए थे। महिला की लाश कमरे से लगे बाथरूम और टॉयलेट के पास पड़ी थी। वे F4 नंबर वाले कमरे में ठहरे थे। पुलिस ने कई कोनों से शव की तस्वीरें ली। कमरे की अच्छी तरह तलाशी ली गई, लेकिन वहां से दंपत्ति का कोई भी सामान नहीं मिला। बाथरूम की फर्श से खून के नमूने भी लिए गए। महिला के शव को सील करके पंचनामा भरा गया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस के लिए यह मामला उलझन भरा था, क्योंकि महाकुंभ की जबरदस्त भीड़ के बीच महिला की गर्दन आधी कटी हुई थी, जो हत्या की ओर इशारा करता था। पुलिस के सामने यह बड़ी चुनौती थी कि कमरे में रुका पुरुष अब लापता था, तो क्या वही इस हत्या के पीछे था? उसे लाखों की भीड़ में तलाशना बेहद कठिन काम था। उसी दिन शाम के समय जब अंधेरा गिरने लगा तो मीनाक्षी के पति अशोक ने दिल्ली में अपने बेटे को फोन किया। जैसे ही कॉल लगी, अशोक फोन पर रोने लगा। वह साफ साफ कुछ बोल नहीं पा रहा था। बेटे ने पूछा, पापा क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? कोई परेशानी है तो बताइए। अशोक रोते हुए बोला, बेटा तुम्हारी मम्मी को मैं पिछले 18 घंटे से ढूंढ रहा हूं। वह अचानक इस मेले की भीड़ में कहीं खो गई। सुबह से उसे तलाश कर रहा हूं, पर वह अब तक नहीं मिली। यह कहकर अशोक फिर से रोने लगा। बेटा बोला, ऐसे कैसे मम्मी लापता हो सकती हैं? पापा आप चिंता मत करो, आप पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दीजिए।
बेटे की बात सुनकर अशोक थोड़ा शांत हुआ और बोला, तुम चिंता मत करना बेटा, मैं उसे यहां तलाश करके ही लौटूंगा। बेटा बोला, ठीक है पापा, आप वहीं रहकर मम्मी को ढूंढिए, मैं छोटे भाई के साथ वहां आता हूं, हम सब मिलकर मम्मी को ढूंढ लेंगे। उसने अपने छोटे भाई आदर्श को यह बताया कि मम्मी मीनाक्षी महाकुंभ के मेले में कहीं खो गई हैं। इस बारे में उन्होंने अपने मामा प्रवेश को भी जानकारी दी और उनसे गुजारिश की कि वे जल्द से जल्द प्रयागराज चलें। अशोक के दोनों बेटे अश्विनी और आदर्श अगले ही दिन मामा प्रवेश के साथ प्रयागराज पहुंच गए। मीनाक्षी को ढूंढने की शुरुआत करने से पहले वे प्रयागराज के दारागंज थाने गए। वहां उन्होंने मम्मी मीनाक्षी की एक तस्वीर देते हुए मेले में गुम होने की शिकायत दर्ज करवाई। तस्वीर देखते ही पुलिस वाले हैरान रह गए। उन्होंने बिना ज्यादा कुछ बताए तीनों को झूंसी थाने जाकर बात करने की सलाह दी। तीनों कुछ उम्मीद लेकर झूंसी थाने पहुंचे और वहां एसओ उपेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात की। बेटों ने उन्हें मीनाक्षी की तस्वीर दिखाकर बताया कि उनकी मम्मी मेले में बिछड़ गई हैं। उपेंद्र प्रताप सिंह ने जैसे ही फोटो देखी, वे भी चौंक उठे। जिस महिला की पहचान कर पाना पुलिस के लिए मुश्किल बन गया था, वही पहचान अब इस तस्वीर के जरिए साफ हो चुकी थी। एसएओ ने तीनों को आजाद नगर के एक लॉज से बरामद की गई महिला की लाश की तस्वीरें दिखाई। तस्वीर देखते ही दोनों बेटे रोने लगे और बोले कि यह उनकी मम्मी मीनाक्षी की लाश है। इसके बाद पुलिस उन्हें शव गृह ले गई और वहां मीनाक्षी की लाश दिखाई गई। मां की हालत देखकर दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। वे बहुत उम्मीद के साथ दिल्ली से आए थे, लेकिन यह कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हें अपनी मां इस हालत में मिलेंगी। गर्दन आधी कटी हुई थी। महिला की पहचान उन्होंने मीनाक्षी पत्नी अशोक कुमार निवासी त्रिलोकपुरी दिल्ली के रूप में की। पुलिस ने जांच की दिशा आगे बढ़ाई, लेकिन लॉज के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला। थोड़ी दूरी पर लगे कैमरों से 2 क्लिप मिली जिनमें मीनाक्षी नजर आ रही थी। उनके साथ दिखाई देने वाले व्यक्ति को बेटों ने पहचान लिया। वह उनके पापा अशोक कुमार थे। दोनों भाइयों ने 19 फरवरी 2025 की रात को पापा से हुई बातचीत का जिक्र एसएओ से किया तो उन्होंने कहा कि वे अपने पापा को फोन कर थाना बुलाएं, लेकिन उन्हें मीनाक्षी की मौत की खबर ना दें, सिर्फ यह बताएं कि मम्मी गुम हो गई हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवानी है। यह बात 21 फरवरी 2025 की है। अश्विनी ने पापा को फोन करके कहा कि झूसी थाने आकर रिपोर्ट दर्ज करवानी है। अशोक सीधे थाने आ गया, जहां पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया, क्योंकि उन्हें शक था कि मीनाक्षी की हत्या में अशोक का हाथ है। सख्ती से पूछताछ की गई तो अशोक टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि मीनाक्षी की हत्या उसी ने की है। उसने चाकू से उनकी गर्दन काट दी थी और चाकू बैग में रखकर भाग गया था। वह चाकू पहले से ही लेकर आया था। उसने मीनाक्षी पर हमला तब किया जब वह बाथरूम में थी और वह पीछे से वार करके निकल गया। उसने सोचा था कि कुंभ मेले की भीड़ में उसकी करतूत कभी पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मीनाक्षी की हत्या की वजह भी बेहद चौंकाने वाली थी। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी को और विस्तार से जानते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। अंत में इस घटना के बारे में अपना विचार भी कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल अशोक अपने मोहल्ले की एक महिला वैशाली से प्यार करने लगा था, जबकि वह खुद अधेड़ उम्र का 3 बच्चों का पिता था। उसका यह रिश्ता भैया से सया बनने जैसा था। एक बार अशोक अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, तभी पास में रहने वाली वैशाली ने रास्ते में हाथ देकर लिफ्ट मांगी। अशोक ने बाइक रोक दी। वैशाली बोली, भैया बस स्टॉप तक छोड़ दो। इस पर अशोक ने जवाब दिया, भैया कहने की क्या जरूरत है, हमारा रिश्ता कुछ और भी हो सकता है। आप तो हमारी पड़ोसन हैं, पूरा हक है, आपको मुझसे कोई भी काम करवा सकती हैं। अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बस करो, बहुत तारीफ हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी, नाम लेकर ही बुलाऊंगी। वैसे आप मुझसे उम्र में काफी बड़े हो, बुरा मत मानना। वैशाली ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे ठीक है, अब जल्दी बैठो, अशोक ने कहा। वैशाली ने अशोक के कंधे को पकड़कर बाइक पर बैठने की कोशिश की। अरे दिल्ली की हो, ऐसे एक तरफ पैर क्यों रखा, दोनों पैर फैलाकर आराम से बैठो ना, अशोक ने हंसते हुए कहा। वैशाली ने आंखों से हंसकर इशारा किया। दोनों की नजरें मिली और एक पल में कुछ महसूस होने लगा। फिर अशोक ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अच्छे से बैठो, गिर ना जाना। वैसे तुम्हारी नजरों ने तो मुझे घायल कर ही दिया है, अब तुम ही संभालो। वैशाली ने हल्की सी शरारत भरी मुस्कान के साथ बाइक पर बैठते हुए कहा, तुम भी कम नहीं हो, नजरों के वार में तो खूब निपुण हो। बाइक अच्छे से चलाना, ज्यादा झटके मत देना, हम दोनों के बीच जो थोड़ी दूरी है वही बनी रहनी चाहिए। उसकी बात खत्म होते ही अशोक ने अचानक ब्रेक मारा।
वैशाली झट से संतुलन बनाने के लिए अशोक को पीछे से पकड़ बैठी। उसकी हथेलियां अशोक की कमर तक पहुंच गईं। अब देखो ना, शुरू कर दी ना शरारत, वैशाली हल्की सी नाराजगी के अंदाज में बोली। लेकिन उसके शरीर के स्पर्श से अशोक को एक झटका सा लगा। वैशाली ने भी उस पल की गर्माहट को महसूस किया और उसमें एक अनोखा सुकून सा मिला। स्टॉप आ गया था। वैशाली उतर गई, लेकिन जिस अंदाज में हाथ हिलाकर गई उसमें फिर जल्दी मिलने का इशारा साफ था। वैशाली बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसका पति उसकी ओर खास ध्यान नहीं देता था। वह फैक्ट्री में काम करता था और दिन भर की ड्यूटी के बाद थोड़ा ओवरटाइम भी कर लेता था। घर आते ही थका हुआ होता, खाना खाता और फिर सो जाता था। इस सब से वैशाली की तड़प बढ़ती जाती थी। जब से अशोक और वैशाली की जान पहचान हुई थी, तब से उन दोनों के बीच आकर्षण की शुरुआत हो चुकी थी। यह जान पहचान कब दोस्ती में बदली और फिर वह कब एक गहरे रिश्ते में बदल गई, यह दोनों को पता ही नहीं चला। अब अशोक और वैशाली का मिलना जुलना नियमित हो गया था। अशोक कुमार वाल्मीकि की शादी करीब 20 साल पहले मीनाक्षी से हुई थी, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली थी। उनके 3 बेटे हैं, अश्विनी, आदर्श और आशीष। अशोक अब 40 साल का हो चुका था और मीनाक्षी 38 की थी। अशोक दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करता था। वह फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का बहुत बड़ा फैन था। उसकी चाल ढाल, बोलने का तरीका सब मिथुन की तरह था। वह बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाता था। मीनाक्षी भी सुंदर थी, लेकिन गांव के माहौल में पली बड़ी थी। घर गृहस्थी संभालते संभालते उसके रूप और आकर्षण में पहले जैसी ताजगी नहीं रह गई थी। बड़े बच्चों की वजह से वह पति के साथ खुलकर समय नहीं बिता पाती थी। रोमांस या नजदीकी के लिए भी वह पल नहीं निकाल पाती थी। अशोक ने कई बार अपनी जरूरत मीनाक्षी के सामने रखी, लेकिन उसने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया और हर बार कोई बहाना बनाकर बात टाल देती थी। ऐसे माहौल में अशोक का मन भटकना स्वाभाविक था। अब वैशाली से उसकी मुलाकातें ज्यादा होने लगी थी। एक दिन जब मीनाक्षी अपने बेटों के साथ दिल्ली में एक शादी समारोह में गई हुई थी, उसी समय का फायदा उठाकर अशोक ने अपनी प्रेमिका वैशाली को अपने घर बुला लिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताया, ढेर सारी बातें की, रोमांस किया और खूब मस्ती की। साथ ही भविष्य के बारे में भी कई योजनाएं बनाई। अशोक ने वैशाली से कहा कि वह उसे अपनी जीवन साथी बनाना चाहता है और वह अपने पति को छोड़कर उसके साथ रहने की तैयारी कर ले। उसने यह भी कहा कि वे दोनों दिल्ली के किसी और इलाके में एक कमरा किराए पर लेकर साथ में रहेंगे। जब दोनों एक दूसरे से वादे कर रहे थे, उसी दौरान अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। अशोक को यह अंदाजा नहीं था कि मीनाक्षी इतनी जल्दी शादी के कार्यक्रम से लौट आएगी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने मीनाक्षी खड़ी थी। वह गुस्से से भरी घर के अंदर आई। जैसे ही मीनाक्षी ने वैशाली को देखा, उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने वैशाली को खूब खरी खोटी सुनाई। गुस्से में आकर उसने वैशाली के बाल पकड़ लिए और खींचकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। अशोक को यह सब बहुत बुरा लगा। इसके बाद अशोक और मीनाक्षी के बीच जमकर झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि अशोक ने गुस्से में आकर मीनाक्षी की बेरहमी से पिटाई कर दी। इसके बाद घर में हमेशा कलह का माहौल रहने लगा। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों का साथ रहना मुश्किल हो गया। एक दिन मीनाक्षी ने अशोक को धमकी दी कि अगर उसने वैशाली से मिलना बंद नहीं किया तो वह अपने भाइयों से उसे सबक सिखवाएगी। इसके बाद से अशोक खुद को अपमानित महसूस करने लगा। यह बात वैशाली को भी पता चली। जब वैशाली ने अशोक से इसका हल पूछा तो अशोक ने उसे अपनी एक योजना के बारे में बताया। हालांकि अशोक ने उस योजना की पूरी जानकारी नहीं दी, लेकिन उसके बाद उसने अपने प्लान के अनुसार मीनाक्षी की हत्या कर दी। मीनाक्षी की हत्या करने के बाद जब अशोक ने यह बात वैशाली को बताई तो वह डर गई और उससे रिश्ता तोड़ लेना ही ठीक समझा। पुलिस ने अशोक वाल्मीकि को हिरासत में लेकर पूछताछ की और फिर उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। दोस्तों, मीनाक्षी की कहानी किसी फिल्म की नहीं, हमारे समाज की हकीकत है। एक औरत जो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं में जीवन ढूंढ रही थी। एक पति जिसने प्यार के नाम पर विश्वास की हत्या कर दी। इस केस से हमें सीख मिलती है कि अगर रिश्तों में दरार आ जाए तो साफ बात करें। किसी को धोखा देना या उसका जीवन छीन लेना कभी समाधान नहीं हो सकता। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और भावनात्मक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं यह जरूर बताएं। शेयर करें ताकि और लोग भी इस सच्ची घटना से जागरूक हो सकें। धन्यवाद।